तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करते हैं कि सेट होता क्या है, इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ये जनरली हर बुक में लिखा रहता है, पर मोस्टली स्टूडेंट को क्लियर नहीं होता है कि मतलब सेट होता क्या है। उसके लिए चले एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल वन देखते हैं कि द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ रेड फ्लावर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। तीसरा है कि द कलेक्शन ऑफ आर गुड स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है। अब मैंने एग्जाम्पल समझते हैं कि डेफिनेशन बेसिकली कहती क्या है। पहला एग्जाम्पल कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो देखिए यहाँ पर एक चीज है, ब्यूटीफुल वर्ड। बेसिकली अगर हम देखा जाए तो ये ब्यूटीफुल वर्ड जो है बेसिकली वेल डिफाइंड नहीं है ना, ब्यूटीफुल फ्लावर का कलेक्शन। क्योंकि किसी के लिए कोई और ब्यूटीफुल फ्लावर होता है, किसी के लिए कोई और, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सेट नहीं बनाया। दूसरी बात, ये कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ रेड फ्लावर। हाँ, ये सेट बना सकता है। क्यों? क्योंकि रेड फ्लावर, ये वर्ड यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इसे ये नहीं कह सकता कि ये रेड फ्लावर है और कोई ये नहीं कह सकता कि ये नहीं है। क्योंकि रेड है तो फिर रेड फ्लावर सबके लिए है, इसलिए ये हमारा सेट बन जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। तीसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल गुड स्टूडेंट। यहाँ भी देखा जाए तो ऐसा कोई एक स्पेसिफिक पैरामीटर नहीं है जिससे हम कह सकते हैं कि ऑल स्टूडेंट गुड है इसके साथ। तो ये भी हमारा पास एक सेट नहीं बनाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियर हुई कि करेक्ट द एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑल डिफरेंट ऑब्जेक्ट सेट होता है। ठीक है, तो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा तभी सेट बनाएगा। और एक चीज होती है, इसको जनरली सेट को डिनोट कैसे करते हैं? सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। तो मान लो ए है, कैपिटल बी है, कैपिटल सी है, एक्स है, वाई, ऐसे होते हैं। और इनमें जो एलिमेंट होते हैं या मेंबर जो होते हैं इनके, वो उनको स्मॉल लेटर्स से डिनोट करते हैं। जैसे स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, स्मॉल सी है, स्मॉल एफ है, ठीक है। और हाँ, दो चीज और ध्यान रखनी होती है कि इसमें एक साइन होता है, बिलोंग्स टू का साइन कहते हैं इसको। जैसे मैंने कहा कि अगर स्मॉल ए कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है तो उसको लिखेंगे ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। और एक होता है डज नॉट बिलोंग टू। मैंने कहा अगर कि वी, स्मॉल वी डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल वी, तो वी डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल वी। ठीक है, ये दो चीजें बेसिक ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, ये आगे काम आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट दो प्रकार का होता है। फर्स्ट हमारा होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म। दूसरा होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, समझते हैं कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। देखो, रोस्टर फॉर्म में हमको जनरली क्या होता है कि एक सेट को एक पहले ब्रैकेट की फॉर्म में लिखते हैं और उसे बाय द सेपरेट कॉमा से सेपरेट करते हैं। जैसे हम देखें, एक सेट है ए, तो इसको पहली ब्रैकेट में लिख लेंगे, बाय द कॉमा से ऐसे सेपरेट कर देंगे और फिर क्लोज कर देंगे। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर मान लो सेट है ए इस प्रकार, लाइक 1 2 3 और 4। यहाँ देखिए, ये जो सेट है 1 से 4 तक की पॉजिटिव इंटीजर ले लिया हमने, तो इसमें क्या है? देखो, पहले ब्रैकेट के फॉर्म में क्लोज हो रहा है ना, बीच में एलिमेंट सारे आ रहे हैं, बाय द कॉमा से सेपरेट हो रहा है। ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, यानी रोस्टर फॉर्म ऐसे लिखा होता है, इसे बनाना नहीं होता है। जबकि प्रॉब्लम आती है सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसको बिल्ड करना है, आपको बनाना है। कंडीशन की मिल रहेगी, क्या कंडीशन की मिल रहेगी? जैसे मान लो एक सेट है ए बराबर लाइक एक्स। ठीक है,
फिर सच्चाई रहता होगा कुछ, फिर आपको लिखा होगा एक कंडीशन पी है, ये होता है बेनिफिट सेट बिल्डअप। ठीक है। अब यहाँ एक और प्रॉब्लम आती है कि कभी ऐसा लिखा रहता है, तो हर एक जो कंडीशन पी एक्स कंडीशन गिवन है वो हर पी एक्स कंडीशन में सेट नहीं बना सकती। तो इसके लिए क्या होता है कि हम एक लार्ज सेट यू एज्यूम करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एक लार्ज सेट यू मान लेते हैं ऐसे, ए इक्वल लाइक एक्स बिलोंग्स टू डबल यू सच दैट, फिर हमारे पास ये कोई पी एक्स कंडीशन गिवन होगी। ठीक है, फिर हमारा ये सेट बन जाएगा। जैसे हम इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हमको दिया है कि ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू क्यू। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, हमारा जो यू होगा, हम जैसे देख पा रहे हैं कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू क्यू। देख पा रहे होंगे आप कि ये जो आर है वही हमारा जो लार्ज सेट क्यू है। तो हमारा ये कौन सा सेट बन जाएगा, क्यू में तो जा नहीं रहा है, तो क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर का सेट। ठीक है, तो समझ आया होगा कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। तो हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ सेट, सेट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है लाइक टाइप ऑफ सेट। तो देखते हैं, पहला होता है हमारा इम्प्टी सेट और नल सेट। क्या होता है, इम्प्टी इम्प्टी सेट या नल सेट भी कहते हैं, नल सेट। इम्प्टी सेट और नल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके पास कोई एलिमेंट एक्सेस नहीं करता है। जैसे हम देखें एग्जाम्पल के तौर पर, एक सेट ले लिया हमने ए, ठीक है, इस प्रकार कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, सच दैट जो हमारा एक्स है वो अगर वन से बड़ा हो, टू से छोटा लेंगे, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता जो एक से बड़ा और दो से छोटा हो। ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाता है, एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, और इसे डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, अगला होता है हमारा सिंगलटन सेट। क्या होता है, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट बहुत ईजी होता है। ये इस फॉर्म में लिखा होगा हमेशा, ए इज एनी नंबर, एनी नंबर। ठीक है, एनी रियल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, ये कोई भी नंबर हो सकता है, ऐसा सेट जिसके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट कह सकते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा होता है, सेट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। तीसरा होता है हमारा फाइनाइट सेट। क्या होता है, फाइनाइट। फाइनाइट सेट का मतलब ये होता है कि ऐसा सेट जिसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट डेफिनेट हो। मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे मैं अगर एक एग्जाम्पल लूँ मैं कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर 1 to 9। अब देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ क्या आएंगे, 1 आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकते। ठीक, तो क्या हमारा एक डेफिनेट एलिमेंट है इसमें, मतलब ये हमारा क्या है, फाइनाइट सेट है। और इसमें कुछ ज़्यादा अपने को खास याद रखना नहीं होता है। उसके बाद होता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में वही सेम की जो फाइनाइट नहीं है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। जनरली यही हर बुक में लिखा होता है। लेकिन इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल देख लेते हैं। इनफाइनाइट सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है कि डज नॉट फाइनाइट, सीधा लिख सकते हैं कि डज नॉट फाइनाइट। जो सेट फाइनाइट नहीं है इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल देखें, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है,
सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, राइट। तो ये हो गया हमारा क्या, इक्वल सेट। इसके बाद आता है हमारा इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है क्योंकि मोस्टली लोग इक्वल सेट और इक्विवेलेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हम समझते हैं कि क्या होता है। तो देखते हैं हमारा क्या है, नंबर बता दें। तो क्या है हमारा इक्वल सेट, ठीक है, इक्वल सेट और एक हमारा इक्विवेलेंट सेट। देखो नाम पे दोनों इक्वल सेट होता है, एक होता है इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, लगभग एक जैसे कुछ समझ में आते हैं। इक्वल सेट कहता है कि अगर मान लो दो सेट है आपके पास, ए जिसके पास एलिमेंट है 1 2 3 और 4 है, ठीक है। तो दूसरा सेट है आपके पास बी, और दूसरा सेट है आपके पास बी। तो हमने कहा अगर ए और बी इक्वल सेट है तो बी के पास कैसे एलिमेंट हो सकते हैं, बी के पास चार एलिमेंट हो सकते हैं, और चारों कैसे हो सकते हैं, ऐसे जैसे ए के पास है 1 2 3 4, ऐसे ही होने चाहिए। अगर डिफरेंस एक भी एलिमेंट हो जाएगा तो फिर वो इक्वल सेट नहीं कहलाएगा। जैसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 1 2 2 3 4। अब आप कहेंगे कि इसमें तो 5 एलिमेंट दिख रहे हैं, 2 बार 2 आया है। तो हम जानते हैं कि सेट में रिपीटेशन अलाउड होता है, बट उसे एक बार ही काउंट कर सकते हैं। जैसे 2 बार 2 लिखा तो उसे एक बार ही काउंट करेंगे, मतलब यहाँ पर कुल 4 एलिमेंट है, रिपीटेशन अलाउड है। हाँ, और भी तरीके से इसको लिखते हैं, जैसे अगर मैंने ए को ऐसे लिख दिया 1 3 2 4, तो देखो थ्री इसमें आगे है, उसमें टू, मतलब वन के बाद इसमें थ्री है, उसमें वन के बाद टू। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भी ये और भी इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर भी कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, अब बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट कह रहा है कि दो सेट इक्विवेलेंट कब हो जाएंगे, अगर उनके बीच में एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है बट भी डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक सेट है ए, उसके पास 1 2 3 और 4 एलिमेंट है, ठीक। और दूसरा सेट है हमारे पास बी, उसके पास अगर हम मान लें कि ए बी और सी और डी है, ठीक है। इसके पास 4 एलिमेंट है, इसके पास ही 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट तो बराबर है, बट एलिमेंट जो है वो डिफरेंट है। इसके पास नंबर है, नेचुरल नंबर है, इसके पास वेरिएबल ये है। तो क्या ए और बी इक्विवेलेंट है, हाँ, ए और बी इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। बट ये इक्वल नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि एलिमेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो क्लियर। अब इसके बाद आता है हमारा सबसेट। सबसेट क्या होता है, मैं पढ़ लेते हैं सबसेट, ठीक है। सबसेट हम देखते हैं कि ऐसे लिखा रहता है ए सबसेट बी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर ए हम कह रहे हैं बी का सबसेट है, तो किस कंडीशन में ए बी का सबसेट हो जाता है। अगर मान लो हमने कोई एक एलिमेंट लिया एक्स, जो कि ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो जो एलिमेंट एक्स है उसे बी में भी कंटेन करना चाहिए। अगर ये बी में कंटेन नहीं करेगा तो हम कह नहीं सकते कि ये बी का सबसेट है। बस इसका यही मतलब होता है, ठीक। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे हम कहें कि हमारे पास एक सेट है बी, लाइक 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और हमारे पास एक सेट है ए, इसके पास एलिमेंट है 2 3 5। अब आप बताइए, क्या ए बी के अंदर, मतलब ए बी का सबसेट हो सकता है। हाँ, हो सकता है। क्यों, क्योंकि ए का कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए, अगर हम 2 देखें तो 2 बी के अंदर है। अगर हम देखें एक 3, 3 भी बी के अंदर है। हम देखें 5, 5 भी हमारा बी के अंदर है। तो इस केस में हमारा ए क्या हो जाएगा, ए इज सबसेट ऑफ बी। बस इतना ध्यान रखना होता है। आगे हम लोग सवाल करेंगे तो फिर समझ लेंगे। तो एक चीज और है, जैसे सबसेट है, कभी आपने देखा होगा एक और लिखा रहता है, लिख लेते हैं उसको भी, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है, जैसे इसको लिखते हैं जनरली ऐसे, ठीक है।
प्रॉपर सबसेट क्या कहता है? प्रॉपर सबसेट कहता है कि ये जो है वो बी के अंदर प्रॉपरली कंटेन करना चाहिए। जैसे अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था, ये हमारा कुछ इस प्रकार से था, ये हमारा था 2, 3 और 5 था। हम देख रहे हैं ना, ए के पास जितने भी एलिमेंट है वो प्रॉपरली बी के अंदर है। बट इस केस में क्या होता है कि एक हम ऐसा सेट भी ले सकते हैं जो कि बी के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। बट प्रॉपर सबसेट जो होता है वो प्रॉपरली बी के अंदर कंटेन कर सकता है। तो ए है वो प्रॉपरली बी के अंदर होगा, ठीक है, इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर सबसेट का कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं, लास्ट हमारा होता है यूनिवर्सल सेट। क्या होता है? यूनिवर्सल यूनिवर्सल यहाँ मोस्टली स्टूडेंट को दिक्कत आती है, इसका तो डेफिनेशन थोड़ा अलग होता है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट होता है, तो यूनिवर्सल सेट का हम अगर बहुत इजी मतलब समझे, एक ऐसा सेट जिसके अंदर वे सारे एलिमेंट कंटेंट करें जो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम या डिस्कशन से रिलेवेंट होते हैं, तो सारे एलिमेंट उसके अंदर कंटेंट करने चाहिए। जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, बहुत ईजी है आपको। जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल, एक सेट ऑफ ऑल सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, तो हम देखते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर की बात करी गई है, तो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर भी उसी यूनिवर्सल सेट में होगी, ठीक है। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर क्या है? नेचुरल नंबर, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये हमारा सेट ऑफ नेचुरल, तो इसके लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा बेसिकली वो होगा हमारा जेड। जेड जेड में हमारा क्या होता है? 0, 1, 2, 3, -1, -2, ठीक है, -3, ऐसे करके साइड में चलते जाएगा और साइड में चलते। हम देखते हैं कि हमने क्या लिया है, सारे पॉजिटिव इंटीजर उठा लिया यहाँ से, बोला ना सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारे पास एक गिवन कंडीशन, पर्टिकुलर कंडीशन गिवन थी ना कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेना, तो हमने लिया पॉजिटिव इंटीजर इस प्रकार से। ये हमारा ऐसा चलता जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर का सेट ले लिया, तो इससे रिलेवेंट अगर पॉजिटिव इंटीजर लिए कहाँ से लिए, तो हमने लिए ये जेड से। इसके लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा तो ये हो जाएगा पूरा, क्योंकि इस सेट में हमारे पास कुछ रिलेवेंट कंडीशन से सारे एलिमेंट मिल रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, जीरो भी। तो हमारा जो जेड है ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट यू हो जाएगा। समझ आया ना? यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सेट जिसका ऐसा सेट जिसमें वो सारे जो प्रॉब्लम या कोई डिस्कशन गिवन है हमारे पास उससे रिलेवेंट सारे एलिमेंट कंटेंट करने चाहिए, इसे कह सकते हैं यू यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपके लिए। अब हम बात करते हैं लास्ट, पावर सेट की बात कर लेते हैं, ठीक है। पावर सेट होता है, पावर सेट बहुत सिंपल है, जैसे बेस क्वेश्चन बन जाते हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना होता है, मैं बता रहा हूँ पावर सेट क्या होता है, ठीक है। पावर सेट, ठीक है। पावर सेट कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक सेट गिवन है, ठीक है, इसके जितने पॉसिबल सबसेट होंगे का उन सेट्स का एक सेट बनाएंगे, उसे कहेंगे हम पावर सेट। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक सेट है, ये इसी को मान लेते हैं 1, 2, 3, ठीक है। एक हमारे पास सेट, इसके जितने सबसेट हम बना सकते हैं उन सबसेट का एक एलिमेंट, वो सॉरी एक सेट बनाएंगे, तो उस सेट को कहेंगे पावर सेट, उसे डिनोट करते हैं पी ए, ठीक है। और इस पी ए की कार्डिनलिटी का एक फॉर्मूला होता है। जैसे इसके पास अगर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, एन है मान लो, अभी इसके पास 3 है, तो उसको हम 2 की पावर 3 लिखेंगे। अगर एन एलिमेंट होते तो 2 की पावर एन लिखते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना होती है कि कोई सेट है उसके पावर सेट कितने पावर सेट बन सकते हैं, ठीक है। आगे चल के काम आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक, याद रखना बस यहाँ। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऑपरेशन ऑन द सेट, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा एक चीज़ और clear करते हैं, वेन डायग्राम का होता है बेसिकली, ये समझ लेते हैं। समझ लेते हैं कि वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम,
ठीक है। वेन डायग्राम होता है कि अगर हमारे पास कोई एक सेट है यू सपोज, ठीक है, क्या एक सेट यू, ठीक है, यू एक सेट गिवन है, कोई भी एक सेट मान लेते हैं जिसका सबसेट है ए, कोई बी। तो वेन डायग्राम का मतलब होता है कि जो कोई भी इनिशियल सेट है उसको हम एक रेक्टेंगल फॉर्म में ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक, उसके सबसेट को मैं तो उसके अंदर ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो यही होता है वेन डायग्राम का मतलब, और कुछ ज़्यादा खास होता नहीं है। किसी सेट को जैसे रेक्टेंगल फॉर्म या सर्कल फॉर्म में ड्रॉ करना है तो वेन डायग्राम होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं ऑपरेशन ऑन द सेट। ऑपरेशन क्या होता है सेट में, क्या होता है ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑन द सेट, ऑपरेशन ऑन द सेट, सॉरी, ऑपरेशन ऑन द सेट, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑन द सेट समझते हैं कैसे। पहला होता है हमारा यूनियन, क्या होता है यूनियन, ठीक है, यूनियन ऑन द सेट कैसे लगाते हैं। और कुछ बुक इसको बोलते हैं कि ये एडिशन भी कहते हैं इसको, तो क्या कहते हैं एडिशन, ठीक है, यूनियन ऑफ, यूनियन या एडिशन। तो मान लो कोई दो सेट है आपके पास, सेट है ये और दूसरा है बी, दोनों के बीच यूनियन या एडिशन कैसे करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के थोड़ा समझते हैं। अगर मान लो एग्जाम्पल, एक सेट है ए, इसके पास एक एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है, और दूसरा हमारे पास एक सेट है जिसके पास एलिमेंट है 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यूनियन और एडिशन का मतलब ये होता है कि ऐसा सेट बनाओ जो एलिमेंट दोनों में हो, जैसे इसके पास कितने 1 2 3 4, इसके पास 4 5 6 7 8 है, तो ये यूनियन का साइन होता है ऐसे, ये यूनियन भी इस प्रकार से होगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, ठीक है। मतलब ये है कि जितने एलिमेंट ए में हो, जितने एलिमेंट बी में हो, सारों को उठा के एक साइड बना दो, यूनियन हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, दूसरा हमारा होता है इंटरसेक्शन। इंटर इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या होता है, इसी में देखते हैं इंटरसेक्शन क्या होता है। अगर इंटरसेक्शन किसी दो सेट के बीच में लेना हो या तीन सेट के बीच में भी ले सकते हैं, चार के भी ले सकते हैं, पांच में भी ले सकते हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, यूनियन भी ले सकते हैं, क्योंकि एक जनरल रूल होता है। देखिए कि अगर हम यूनियन ऑफ, मान लो हमारे पास बहुत सारे सेट है ए, फाइव बराबर 1 2 ऐसे ले सकते हैं आप, ठीक है। और फाइनाइट सेट का भी ले सकते हैं अगर हम एन बराबर फाइव बराबर 1 से लेकर n तक, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट में अगर देखते हैं कैसे लेते हैं, तो हमको देखना होता है कि कॉमन एलिमेंट देखना होता है, जैसे इसमें क्या है कॉमन एलिमेंट, चार है, इसमें भी चार है। तो अगर दो सेट के बीच में इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो वो सारे एलिमेंट जो दोनों सेट में होने चाहिए, जैसे इसमें क्या है चार है, इसमें भी चार, तो हमारे पास यहाँ इंटरसेक्शन ऑफ ए, इंटरसेक्शन ऑफ बी हमारे पास जो आएगा वो आएगा ओनली 4, ठीक है, 4 ही कंटेंट कर रहा है, ठीक है, क्लियर। तो वह हमारा इंटरसेक्शन ऑफ है। और एक होता है हमारा डिफरेंस, ये थोड़ा पेचीदा होता है, क्या होता है डिफरेंस, डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सेट अगर हम समझे तो क्या होता है, इसको ऐसे लिखते हैं ना, ए माइनस बी, क्या होता है ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ सेट। देखो, डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी का मतलब ये होता है कि एक ऐसे सेट का एलिमेंट, सॉरी, एक ऐसे एलिमेंट का सेट जो हमारा ए में हो बट बी में ना हो, कैसा, ए में हो लेकिन बी में ना हो। जैसे इस सेट में देखिए, ए में 1 है, ठीक है, बी में 1 तो नहीं है, ए में 2 है, बी में 2 नहीं है, ए में 3 है, बी में 3 नहीं, बट ए में 4 है, बी में 4 है। तो हम कह सकते हैं 1 2 3, और भी अलग तरीके से समझ सकते हैं कि जो कॉमन एलिमेंट होते हैं तो इसलिए उनको हटा देते हैं, तो एक एक पांच जितने एलिमेंट होते हैं वो सारे ले लेते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक। ये तो हो गया हमारा ऑपरेशन ऑन द सेट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं
कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या है। तो अभी हमने जो वेन डायग्राम पढ़ा था वो बेसिकली ये लिखा था, क्योंकि कुछ चीज़ें वेन डायग्राम से बहुत ईजी हो जाती है। समझते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना है, डायग्राम बनाते हैं वेन डायग्राम। और हमारे पास सपोज सेट है यू, ठीक है, और एक हमारे पास ये सेट है ए, ठीक है। तो यहाँ ना लिख के अगर हम यहाँ लिख के देखेंगे, ठीक है, डॉट 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 फिर डॉट, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा कोई यूनिवर्सल सेट है यू, उसका कोई सबसेट है ए। तो हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश क्या होगा। तो सॉरी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, जिसे हम ए डैश कहते हैं, वो हमारा होगा ये सेट। मतलब ये था कि उस यूनिवर्सल सेट में से, इसका मतलब समझिए, उस यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को हटा दिया जाए जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है। हमें ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से इस ए को हटा देते, जो बचा हुआ एरिया हमारा क्या है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ऑफ ए का। तो ए कैसे नोट करते हैं, इसे ए है, ठीक है। अब लास्ट हमारा टॉपिक है, कुछ डिस्कस कर लेते हैं, लॉ ऑन द सेट। क्या है लॉ ऑन द सेट, जिससे बेस क्वेश्चन बनते हैं यही में। एक लेक्चर में सारा खत्म हो जाएगा ये। चलिए लॉ ऑन द सेट, लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर पहला लॉ जो होता है हमारा, क्या होता है, पहला लॉ होता है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास अगर कोई दो सेट है ए और बी, अगर हम ए यूनियन ऑफ बी लें या बी यूनियन ऑफ ए लें, दोनों बराबर होंगे। दूसरी बात, अगर हम ए इंटरसेक्शन ऑफ बी लें और बी इंटरसेक्शन ऑफ ए लें, तो हमारा यहाँ कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये होता है कम्यूटेटिव लॉ, जो कि हर सेट फॉलो करता है, ठीक है। दूसरी बात आता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। क्या होता है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ, ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई तीन सेट है ए बी सी, और हमने क्या किया कि पहले एक सेट ए के साथ किसी दो सेट का यूनियन पहले ले लें, बी और सी का यूनियन ले लें, फिर उसको ए के साथ यूनियन लें, तो वो बराबर ही आएगा अगर हम उसको ए और बी का पहले ले लें फिर सी के साथ यूनियन। मतलब समझिए आप, हमने कोई दो सेट का यूनियन ले लिया, फिर उसको सेट ए के साथ यूनियन लिया, तब भी बराबर ही आएगा। हमने क्या किया, पहले कोई दो सेट यूनियन लिया, फिर उसे किसी तीसरे सेट सी के साथ, अल्टीमेटली हमारे पास तीन ही सेट है ए बी सी, और हम चाहे पहले इन दो का लें चाहे इन दो का लें, हमारा यूनियन सेम ही आएगा। ये है मतलब, ठीक है। तीसरा होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये थोड़ा सा समझना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये क्या होता है, इसमें देखो ऑपरेशन और ऑपरेशन कैसे होती है। यहाँ पर क्या होता है, यूनियन, यूनियन, यूनियन। इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई तीन सेट है ए बी सी, तो हम क्या करें कि किसी एक ए सेट का इंटरसेक्शन लो बी और सी के यूनियन के साथ, ठीक है। तो ये कैसा होगा हमारा, ये होगा हमारा ए और बी का इंटरसेक्शन यूनियन, यहाँ आएगा हमारा ए और सी का इंटरसेक्शन, ठीक है। ऐसे होगा, मतलब समझे ना, कि अगर हम बी सी का यूनियन है, उसको ए के साथ इंटरसेक्शन लें, या फिर ए को बी के साथ इंटरसेक्शन ले लो और ए को सी के साथ इंटरसेक्शन ले लो, फिर उनका यूनियन ले लो, ये चीज़ बराबर ही आएगी, डिस्ट्रीब्यूशन लो। इसको हम बाय द एग्जाम्पल समझ सकते हैं, वेन डायग्राम से कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ठीक है। समझ नहीं आता है डिस्ट्रीब्यूशन लो क्या होता है। देखो, अगर हमारे पास कोई सेट है ए, इस प्रकार से है यूनियन, ठीक, सॉरी यूनिवर्सल सेट। मान लो कोई सेट है ए, एक सेट है बी, एक और सेट ले लेते हैं सी, ए बी सी। तो हम देखते हैं
ये देखो बी और सी का यूनियन है जो, बी और सी का यूनियन मतलब क्या होता है, ये पूरा का पूरा यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये क्या है हमारा, बी और सी का यूनियन है, ठीक है। अब इसको लेना है हमें कॉमन किसके साथ, ए के साथ, तो हमारे साथ ए के साथ क्या कॉमन आएगा, यही वाला, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं यही वाला आएगा ना। अब हम देखते हैं इसको इस वाले फॉर्मूला से, मतलब हमने लेफ्ट साइड देख लिया, अब राइट साइड से चेक करते हैं। देखो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये हमारा साइड ए है, ये बी है, तो ये जो हमने अभी डिस्कस किया यही आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं ए और सी के बीच में इंटरसेक्शन, इसके बीच में देखते हैं, एक मिनट, ए और सी के बीच में इंटरसेक्शन देखें, तो हमारे पास सेट है क्या, ये वाला ए है और ये सी है, तो देखो ए और सी के बीच में इंटरसेक्शन क्या आएगा, हमारे पास कुछ नहीं आएगा, इम्प्टी आएगा। और हम यूनियन का रूल पढ़ चुके हैं कि ये चीज है, ये देखो ये डेड डैश वाला, और ए और सी का जो इंटरसेक्शन है बेसिकली वो इम्प्टी, मतलब उसके पास कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ये इधर है सी इधर है। तो हम देखते हैं कि यूनियन का रूल क्या कहता है कि अगर ये वाला जो डेड डैश एरिया है ये, और इस फाई का जो यूनियन होगा वो क्या होगा, अल्टीमेटली यही वाला एलिमेंट, यहाँ तो कुछ एलिमेंट है बट इसके इंटरसेक्शन कोई एलिमेंट नहीं। तो यूनियन तो कहता है कि हमारे पास वो सारे एलिमेंट आने चाहिए जो दोनों में है, मतलब एक इस सेट में भी है और एक ये सेट में भी है, ठीक है, समझ रहे? ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो गया, तो हमने वाई डायग्राम से भी समझ लिया। अब आता है लास्ट इंपॉर्टेंट जो होता है थोड़ा, वो है डी मॉर्गन लॉ, ठीक है, जो कल हम लोग सवाल करेंगे उसमें यूज होगा। चलिए देख लेते हैं डी मॉर्गन लॉ होता क्या है। डी मॉर्गन लॉ, ठीक है, डी मॉर्गन लॉ होता क्या है, तो चलिए लिखा गया डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है हमारा, कि अगर हमने किसी सेट को मान लो, इन्होंने दो रूल बताए थे डी मॉर्गन लॉ, कि अगर हम देखते हैं कि ए यूनियन ऑफ बी है, ठीक है, डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लें, या फिर ये कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का इंटरसेक्शन उनके यूनियन का कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, पहला रूल। दूसरा इन्होंने कहा था कि अगर हम उनके इंटरसेक्शन की बात करें, ए और बी का इंटरसेक्शन है उसका कॉम्प्लीमेंट ले लें, तो वो हमारे पास हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ठीक है। ये बस दो फॉर्मूले होते हैं, इनको वैसे प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन हाँ ये याद रखना है, ठीक है। लास्ट वन होता है हमारा, लास्ट होता है देखो, होता है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस कहता है कि अगर हमारे पास कोई दो सेट है ए और बी, तो उनको हम क्या करते हैं कि पहले ए माइनस बी कर लेते हैं, ठीक है, और फिर यूनियन ले लेते हैं उसको बी माइनस ए के साथ, जो सेट बनेगा नया वो हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस का रहेगा ए और बी के बीच का, ठीक है, ए और बी के बीच सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना हो, इसे फाइंड करना। थैंक यू।